नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपनी 36 पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर के गद्य खंड का चैप्टर एक कहानी यह भी हमने एक सार उसका पढ़ा था। तो आपने देखा काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर उसके बारे में यानी कि उस चैप्टर के बारे में पढ़ी। तो उस चैप्टर की जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी जी। और मन्नू भंडारी जी ने अपने जीवन की ही एक तरह से आत्मकथा को लिखा है, लेकिन वो एक सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है। यानी कि उसमें एक के बाद एक चीजों का वर्णन ना करके उन्होंने अपने जीवन में जो जो उनके एक तरह से जो उनके लेखन में जो सहायक बने, जो उनके लेखन काल में उनकी हेल्प जिन्होंने की, या उनके पिताजी की किस तरह से भूमिका रही, उनकी हिंदी की प्राध्यापिका की उनके लेखक बनने में या उनके जीवन में आगे उभरने में बढ़ने में किस तरह से उनकी हेल्प की, वो सारी चीजें बताई। और साथ ही एक एक साधारण सी लड़की, बिल्कुल साधारण, जिसको अक्सर घर पर लोग नीचा दिखाया करते थे, जिससे कोई भी बहुत अच्छे से बात नहीं करता था, एक साधारण सी लड़की की असाधारण बनने तक की जो प्रारंभिक एक तरह से पूरा कहानी है कि कैसे उसने बहुत सारी मेहनत की और कैसे वो चीजों को समझती थी, कैसे वो चीजों को सीखती थी, वो सारी बातें भी हमने इसमें पढ़ी। कुछ सारांश के रूप में पढ़ी और बाकी को आज हम बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक चीज और बताई थी कि किस तरह से 1946 और 1947 यानी कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय पर किस तरह से उन्होंने यहाँ पर भूमिका निभाई थी। तो देखिए, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको आपकी पाठ्य पुस्तिका से भी एक बार पढ़ रहे हैं। आज हम इसको पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे जुड़े यहाँ पर इस पाठ से जुड़े जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेखिका ने बताया कि मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में जन्मी थी वो। उन्होंने बताया कि वो जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन उनकी जो यादों का सिलसिला शुरू होता है वो होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से जिसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। तो उनका जन्म तो वैसे भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन वो कहती हैं कि मेरी यादों का जो सिलसिला था वो शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल पर उनके पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि उनके पिताजी वहां पर रहते थे। वहां वे निहायती अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच यूं तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। तो लेखिका अपने परिवार के विषय में बताती है कि उनके पिताजी जो थे वो घर के ऊपरी तीसरे मंजिल पर रहते थे और नीचे के मंजिल पे उनकी फैमिली, उनके भाई बहन, उनकी माँ रहती थी। और व्यक्तित्वहीन माँ, सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों में भी जुड़े थे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था लास्ट सेशन में कि लेखिका के जो पिताजी थे वो कांग्रेस से भी जुड़े थे और वे शिक्षा के केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया भी करते थे। यानी कि शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे तो 8-8, 10-10 बच्चों का ग्रुप जो है उनको अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे।
कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। ये उनके खुशहाली के दिन थे और उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे, क्योंकि देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और हेल्प भी इस हद तक की कि उसको अपने घर पर रखना, अपने घर पर पढ़ाना, अपने घर पर लिखाना, अपने घर पर खिलाना पिलाना। तो इस तरह से वे एक और तो कोमल और संवेदनशील हृदय वाले व्यक्ति थे, और दूसरी तरफ बेहद क्रोधी और अहंगवादी। तो लेखक कहते हैं, पर ये सब तो मैंने केवल सुना था। तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। तो लेखिका कहती है कि उनको इंदौर की जो बातें हैं वो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि लेखिका अपने परिवार में सबसे छोटी थी, 5 भाई बहनों में। तो उनमें सबसे छोटी थी। तो इस तरह से लेखिका को ये सारी जो बातें हैं इंदौर की वो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ऐसी बातें उन्होंने केवल सुनी है अपने पिताजी के बारे में। और उसके बाद उनके फैमिली को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, किसी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, और उसके बाद वो अजमेर चले गए फैमिली के साथ। तो लेखिका यहाँ पर बताती है कि अकेले अपने बलबूते पर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उसके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। तो लेखिका कहती है कि इन सब चीजों से उनको प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, प्रतिष्ठा तो बहुत थी, लेकिन अर्थ यानी कि पैसा नहीं था। और शायद इन सब चीजों ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलू, यानी कि जो अभी तक वो लोगों की इतनी हेल्प किया करते थे, मदद किया करते थे, अब वो सारे सकारात्मक पहलू उनसे बाहर निकल चुके थे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारित उनका यह अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं की भागीदारी बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हम हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती और थरथराती थी। तो देखिए, जो इंसान पहले एक अच्छी जिंदगी जीता था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, एक आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति हुआ करता था, 10-10 लोगों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया करता था, आज वो व्यक्ति खुद अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है। तो उसके अंदर एक तरह की हीन भावना, कुंठा और क्रोध, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। और लेखक कहते हैं वो हमेशा हमारी माँ को कपाती और थरथराती थी, यानी कि उनकी माँ इस बात से बहुत ज्यादा डरती थी कि वो कब गुस्सा हो जाएंगे, कब वो डांटेंगे। तो इस तरह से अपने हाथों के विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंखें मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिताजी बाद के दिनों में इतने शक्की बन गए कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। तो लेखिका कहती है कि अपनी एक तरह से जो व्यक्ति आंख मूंदकर पहले दूसरे पर विश्वास करता था, तो ऐसा लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया, ऐसी धोखाधड़ी करी कि अब उनका मिजाज इतना ज्यादा शक्की हो गया था, इतना ज्यादा वो लोगों पर भरोसा उनका टूट गया था कि लेखिका कहती है कभी कभी हमें भी उनका शिकार होना पड़ता था। अब लेखिका कहती है, पर यह पितृ गाथा मैं इसीलिए नहीं गा रही कि मुझे उनके गौरव गान करना है। लेखिका कहती है कि मैं ये पितृ गाथा इसीलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे अपने पिता का गौरव गान करना है। वो कहती है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंधी हुई है। यानी कि लेखिका कहती है मैं उनके बारे में यहाँ पर इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उनके व्यक्तित्व की गौरव गाथा बतानी है, बल्कि वो कहती है मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व के कितने गुण मेरे अंदर आए हैं, कितने गुण मेरे व्यक्तित्व के अंदर आए हैं। अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया, यानी कि
अनजाने और अनचाहे। देखिए कभी भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करते। तो लेखिका कहती हैं कि अनजाने अनचाहे यानी कि बिना कभी ऐसे अनजाने में या बिना चाहे उन्होंने क्या कुछ कैसा व्यवहार उन्होंने लेखिका के साथ किया कि उनके अंदर ऐसी ग्रंथियां लेखिका के अंदर उत्पन्न हुई। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात पर तुलना की जाती थी और फिर उसकी प्रशंसा की जाती थी। तो इस तरह से यानी कि लेखिका के जो पिताजी थे उनके लिए उनकी जो लेखिका से 2 साल बड़ी बहन थी वो गोरी थी, स्वस्थ थी और एक तरह से बिल्कुल फिट थी। तो वो हमेशा लेखिका की तुलना, क्योंकि लेखिका बचपन से ही काली थी, पतली थी और मरियल सी थी, तो वो हमेशा अपने बच्चे की तुलना किया करते थे, यानी कि लेखिका की तुलना किया करते थे उनकी बड़ी बहन से। और ऐसी हीन भावना की यानी कि अब ऐसी चीज लेखिका कहते हैं, क्या मेरे अंदर हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा के पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। यानी कि आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आज भी उस हीन भावना से उबर नहीं पाई हूँ। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहा जाए। कोई भी किसी भी व्यक्ति का जो रंग होता है, उसका शरीर का आकार जो होता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसका व्यक्तित्व, मैटर करता है उसका काम, मैटर करता है उसका नेचर, कि वो कैसे व्यक्तित्व का इंसान है, कैसा लोगों के साथ उसका व्यवहार है, कैसा नेचर है और किस तरह का उसको ज्ञान है, किस तरह का वो काम कर सकता है। तो ये सबसे ज्यादा चीजें मैटर करती है। किसी भी इंसान का रंग उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इस तरह की बातें करके बच्चों के दिलों को नहीं दुखाना चाहिए। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि आज भी परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरे लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को आती हूँ। यानी कि लेखिका कहती है कि आज भी जब मेरी कोई तारीफ करता है, यानी कि मेरी उपलब्धियों का जिक्र करता है मेरी विशेषताएं लगाकर, तो उस समय वो कहती है कि मैं संकोच में सिमट जाती हूँ और बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर गिल्टी फील करती हूँ कि शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। यानी कि जब मेरी तारीफ की जाती है, देखिए ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर। इसीलिए आपका ये जो चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले जब हमने पाठ को पढ़ लिया था, सारांश पढ़ लिया था, तो चैप्टर को पढ़ने का यही उद्देश्य है कि आप एक एक शब्द को जाने, एक एक पंक्ति को जाने कि पाठ में लिखा क्या है। और देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लेखिका ने लिखी हैं जो बिल्कुल रियलिटी में सबके साथ होती है। वो उन्होंने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर किए हैं। वो बताती हैं कि मेरी उसी हीन भावना की जो परत आज भी मेरे अंदर दबी है, तो उसके चलते मेरी तारीफ भी अगर कोई करता है सामने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में मतलब वो उसको पॉजिटिवली ले ही नहीं पाती। उनको लगता है कि ये कुछ जानबूझकर तो मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, ये जानबूझ के तो मेरी इस तरह की तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो उनको भरोसा नहीं हो पाता और मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। तो लेखिका कहती है कि इतना ही शायद मैंने अपने पिताजी से ग्रहण किया है कि आज जो उनका शक्की स्वभाव था वो शायद कहीं न कहीं मेरे अंदर आ गया है और मैं इतना सब कुछ होते हुए भी एक तरह से अपने आप पर ही शक करने लगती हूँ और अपने आप को ही कम आंकने लगती हूँ। अब यहाँ पर कहती हैं, बहुत अपनों के हाथ विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती थी, आज न जाने वो कितने रूपों में मुझ में है। तो लेखिका कहती हैं क्योंकि जब देखिए बच्चे जब अब देखिए फैमिली में बच्चे को डांटो या उसे कुछ बोलो
तो शुरुआत में बच्चा चुप रहता है, शुरुआत में बच्चा एक तरह से उसको अंदर ले लेता है, अपने मन पर लगा लेता है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो तब वो उसका विरोध करने लगता है, हर चीज के लिए वो हर चीज का वो उल्टा जवाब देने लगता है, हर चीज को वो उल्टे तरीके से लेने लगता है। तो लेखिका कहती है कि इस तरह से, यानी कि उनके पिताजी के स्वभाव के कारण हमेशा उनके पिताजी की किसी न किसी बात पर उनसे टक्कर चलती रहती थी, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि वे न जाने कितने रूपों में मेरे अंदर हैं। कहीं पर कुंठाओं के रूप में है, यानी कि जो बचपन से ही उनके पिताजी ने उन्हें नीचा दिखाया, और कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छा के रूप में, प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच उस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशा में बहा कर ले जाता है, परिस्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप को बदल देता है, हमें पूरी तरह से उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। लेखिका कहती है कि भले ही समय का बहाव, यानी कि समय जो है तेजी से निकलता है। जो लेखिका का बचपन था, ये सारी बातें बचपन की बता रही है कि किस तरह से बचपन में उनके साथ व्यवहार हुआ, किस तरह की चीजें हुई। लेकिन कहती है समय का जो बहाव है भले ही उनके जीवन की जो एक तरह से रुख है उसको बदल दे, भले ही परिस्थितियों का दबाव उनके रूप को बदल दे, यानी कि समय एक टाइम के बाद, देखिए बचपन में हमारा जो फेस होता है, या हमारी जो हाइट होती है, या हमारा जो व्यक्तित्व होता है, बड़े होकर वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। एक तो होता है समय के साथ, एक होता है समय के साथ, और दूसरा होता है परिस्थितियों के कारण। तो यही दोनों चीजें लेखिका कह रही है, लेकिन कह रही है कि पूरी तरह से उससे वो हमें मुक्त नहीं कर पाता, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसा व्यवहार जो बचपन से हमारे अंदर है वो चेंज नहीं होता है। पिताजी के विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब अपनी माँ के बारे में बता रही है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट थी उनकी वो बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य था उनके अंदर, और कुछ ज्यादा ही सहन शक्ति। आज के टाइम में किसी के अंदर सबसे ज्यादा धैर्य है तो वो है हमारी धरती माँ, क्योंकि जो हमारे इतने सारे 150 करोड़ जनसंख्या का एक तरह से बोझ सह रही है, ऊपर से हमारे द्वारा की गई गंदगी को सह रही है, ऊपर से हमारे द्वारा किए गए अत्याचारों को, जितने हम एक तरह से खुदाई करते हैं अपने लिए, अलग अलग तरह से हम धरती माता को परेशान करते हैं। तो इस तरह से लेखिका यहाँ पर बताती है कि इतना सारा धैर्य जो है उनकी माँ के अंदर है, लेकिन वो कहती है कि जो उनकी माँ पिताजी की हर ज्यादती को अपना पर्याय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही अपने लिए कुछ चाहा। तो इस तरह से वो कहती है कि असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो। अब यह पैतृक पुराण यहीं पर समाप्त करके लौटती हूँ। तो इस तरह से लेखिका ने अपने पूरे परिवार के बारे में, अपने पैतृक पुराण यानी कि अपने माता पिता के बारे में यहाँ पर बताया। अब लेखिका कहती हैं कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं थी और बड़ी बहन की शादी काफी पहले हो गई थी और लेखिका छोटी थी, इसलिए उनको उनकी याद बिल्कुल भी नहीं थी। और वो बताती है कि इस तरह के अलग अलग खेल वो खेला करती थी और अलग अलग चीजें वो अपने जीवन में किया करती थी। तो ये सारी चीजें जो है हमने इस तरह से अपना जो सारांश पढ़ा था उस समय पर उन्होंने हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र 16 और शिक्षा में मैट्रिक। लेखिका कहती हैं उस समय जो परिवार में लड़की के लिए, यानी कि अगर लड़की की शादी करनी है तो योग्यता होनी चाहिए उम्र 16 वर्ष और शिक्षा कम से कम मैट्रिक यानी कि 10th क्लास तक।
तो इस तरह से सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। यानी कि सुशीला जो थी लेखिका की बड़ी बहन थी। अब लेखिका से 2 वर्ष बड़ी थी। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। यानी कि सबसे बड़ी बहन की शादी तो काफी पहले हो चुकी थी, क्योंकि तब लेखिका बहुत छोटी थी, उन्हें वो सब चीजें याद नहीं है। और जो उनसे बड़ी बहन थी उसने 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास की और उसके बाद उसका भी विवाह हो गया और वो कोलकाता चली गई। और इस प्रकार लेखिका कहती है कि लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे अपने नए वजूद का पता चला। यानी कि जब दोनों बहनें चली गई, दोनों भाई पढ़ाई के लिए विदेश चले गए, तो अब लेखिका कहती हैं कि अब मुझे अपना एक तरह से अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो वजूद है, वो घर पर नए सिरे से दिखाई दिया। जिन पिताजी का ध्यान अब तक उन पर नहीं जाता था और जाता भी था तो हमेशा नेगेटिव जाता था, तो आज पहली बार उनका ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ एक सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, तो पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। यानी कि देखिए, जब उनके दोनों बहनों की शादी हो गई, उनके दोनों भाई बाहर चले गए, तो तब उनके पिताजी का ध्यान उन पर गया और उनके पिताजी ने, जो उस समय की बात है, उस समय लड़कियों को शिक्षा के साथ एक सुघड़ गृहिणी और साथ ही कुशल पाक कला या पाक शास्त्र में निपुण होना चाहिए था। उस समय उनके पिताजी ने कहा कि उन्हें रसोई से दूर रहना चाहिए और रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। यानी कि रसोई में रहना उनके हिसाब से अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। मैं आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे उनके घर पर और इस तरह से वहां पर कई बहसें भी होती थी और लेखिका कहती थी कि उनके पिताजी उन्हें वहां पर बिठाया करते थे। उसके बाद 10वीं तक की पढ़ाई का आलम ये था कि घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत के परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अलग अलग तरह की किताब पढ़ती थी और अलग अलग तरह की चीजें करती थी। तो ऐसे उन्होंने कहा कि 10वीं पास करके जब वो फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ, जो कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा था, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वह इसी साल नियुक्त हुई थी। तो इस तरह से जो उनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी, उन्होंने यहाँ पर काफी उनकी हेल्प की पढ़ाई में और काफी सारी चीजों से उन्होंने उनका परिचय कराया। तो शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थिति जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू करवाया था, यानी कि उनके पिताजी कहते थे कि ये देश के बारे में जानो, देशभक्ति तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। तो इस तरह से अब जो सिलसिला उनके पिताजी ने घर की 4 दीवारी के अंदर शुरू किया था, अब उनकी जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, उन्होंने वहां से खींचकर उस स्थिति को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी कि अब जो चीजें तुम घर के अंदर बैठ के कर रहे थे, अब उसमें सक्रिय भागीदारी निभाओ। तो इस तरह से लेखिका कहती है 1946-1947 के वे दिन, वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव कहाँ था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। और लेखिका बताती हैं कि वे भी युवा थी और उनको भी यहाँ पर शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि उन्होंने भी वहां पर एक तरह से हिस्सा लिया और यश कामना कहूं या यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए और कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जो समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और वर्चस्व हो। तो लेखिका कहती है, इसके चलते मैं 1-2 बार ही उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण
यानी कि जैसे कि हमने सार में पढ़ा था कि लेखिका को उनके पिताजी एक बार उनके कॉलेज से लेटर आया उनके पिताजी को कि जो तुम्हारी बेटी है वो एक तो खुद तो कॉलेज में जो है एक तरह से अलग अलग तरीके की गतिविधियों में शामिल रहती है, हड़तालें करती है और बहुत सारी चीजें, और इसने बाकी की कॉलेज की जो गर्ल्स हैं उनको भी इस तरह के कामों में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि एक बार जो है अजमेर का जो विद्यार्थी वर्ग था वो चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और वहां भाषणबाजी शुरू हुई, और इस बीच उनके पिताजी एक निहायती दकियानूसी मित्र, जब एक बार उनके अजमेर का जो चौराहा था वहां पर उनका बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और वहां पर उनकी बेटी का भाषण चल रहा था, तो एक निहायती दकियानूसी यानी कि पुराने ख्याल के जो मित्र थे आकर उन्होंने कहा कि मन्नू की तो मत मारी गई है, जो आपको लेकिन आपको क्या हुआ, आपने लड़कियों को आजादी दी, देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती है, फिर रही है, और हमारे घरों की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल रह गया है या आपको नहीं? तो इस तरह से उनके पिताजी को भड़काया, लेकिन उनके पिताजी को वो आग लगाकर चले गए, इस तरह भड़का कर चले गए। लेकिन अब उनके पिताजी जो है एक तरह से ये सोचने लगे कि अब से मन्नू का घर से जाना बंद। लेकिन फिर इसी बीच उनके बेहद अंतरंग यानी कि जो घनिष्ठ उनके मित्र थे, उन्होंने अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित डॉक्टर जो थे अंबालाल जी, तो उन्होंने मुझे देखते ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और कहा, आओ आओ मन्नू, तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। रियली आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यानी कि जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मन्नू भंडारी जी के भाषण को बहुत अच्छा बताया, उसके लिए उन्हें प्राउड फील करवाया। तो इस तरह से जब उनके पिताजी ने ये उन्होंने कहा कि और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। यानी कि जो उनके पिताजी को एक तरह से भड़काया गया था, अब जो एक तरह से तारीफ करने से जो संतोष थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब वो गर्व में प्राउड में बदल गया था। तो लेखिका कहती है कि आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के धुआंधार बोलते जाना ही इसका मूल रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे, एक और विशिष्ट बनने और विशिष्ट बनाने की प्रबल लालसा, और दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि। देखिए, जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, उनकी फैमिली के साथ सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर वो बहुत अच्छा कुछ करती हैं तो सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके साथ पीछे ये डर जरूर रहता है कि लोग जो है दो तरफ से बातें करते हैं। एक अच्छा अगर हो रहा है उस पर भी बातें करेंगे और दूसरा उसी अच्छे को नेगेटिव तरीके से पेश करेंगे। तो ये सामाजिक छवि के प्रति भी उनकी सजगता उतनी ही थी। पर क्या यह संभव है कि पिताजी की इस बात को बिल्कुल भी पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट है। यानी कि एक तरह से वो कहते थे कि तुम मजबूत बनो, तुम प्रबल बनो, तुम अपना एक तरह से विशिष्ट बनो, लेकिन दूसरी तरफ समाज का जो डर था, समाज के प्रति जो उनके मन में एक तरह से भय था कि क्या कहेंगे लोग, जिस तरह वो एकदम से आपने देखा कि भड़क गए थे जब उनके एक दकियानूसी मित्र
ने आकर उनकी बेटी के विषय में इस तरह की बातें की थी। और जब उनके परम मित्र ने कुछ अच्छी बातें उनके बारे में बताई तो लेखिका के जो पिताजी है वो फिर से प्रसन्न हो गए। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। जो हिंदी की प्राध्यापिका थी, उनको कॉलेज वालों ने नोटिस पकड़ा दिया कि ये कॉलेज की लड़कियों को भड़काती है और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ती है। और इस बात को लेकर अब जब देखिए उनको, क्योंकि जो एक तरह से मार्गदर्शिका रही थी, अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो तो फिर से कॉलेज में इस बात को लेकर बहुत सारे हुड़दंग मचे। इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। तो लेखिका कहती है कि जुलाई से जो 3rd ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी उसमें हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, हमको एडमिशन नहीं दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर पर खोलना पड़ा। लेखिका कहती है उसके बाद कॉलेज के बाहर रहकर हमने इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में 3rd ईयर के लिए हमें। अब लेखिका कहती है कि जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई थी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947। तो देखिए कितना सुंदर एंड किया है लेखिका ने यहाँ पर अपनी पूरी इस कहानी का। देखिए क्या कहा है, लास्ट पंक्ति देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए दोबारा से। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज को आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा, यानी कि जुलाई के आखिर में 3rd ईयर वालों को प्रवेश देना पड़ा, उन लड़कियों को प्रवेश देना पड़ा जो इतने सारे हुड़दंग जिन्होंने किए थे। पर जीत की खुशी थी, यानी कि हम जीत गए हैं, कॉलेज वालों से हम जीत गए हैं, हमें एडमिशन दिया जा रहा है। लेकिन लेखिका कहती है पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी, चीर प्रतीक्षित, जुलाई की बात का यहाँ पर अगस्त की बात कह रही है लेखिका। तो अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित यानी कि जिसकी हम काफी समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उस खुशी के क्षण की कि कब हमारा देश आजाद होगा। कितने सारे लोगों ने अपना बलिदान, अपना त्याग यहाँ पर अपने देश के लिए दिया। तो लेखिका कहती है कि हमारे कुछ छोटे से एक तरह से छोटे से जो हमने यहाँ पर देश के लिए किया, उससे अगर थोड़ी सी हमें अगर दिक्कत होती है तो उससे सबसे बड़ी खुशी हमें मिलती है कि हमारे सामने जो ये इतनी बड़ी खुशी है, इसके सामने सारी खुशियां जो है फीकी है। ये शताब्दी की 100 वर्षों की सबसे बड़ी खुशी थी। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समय, क्योंकि हमारा देश सन 1600 से अंग्रेजों का गुलाम होना शुरू हो गया था, क्योंकि सन 1600 में सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और अपने व्यापार के लिए भारत में आई थी, और वहीं से उसने पैर पसारने शुरू किए और धीरे 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 पूरी इंग्लैंड, जो एक तरह से अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासन था, वो धीरे धीरे भारत में स्थापित होने लगा। और इस तरह से आखिर में 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। तो ये शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी थी, जिसको शेयर किया है यहाँ पर मन्नू भंडारी जी ने हमारे साथ, और अपनी आंखों का देखा हाल उस समय का बताया है यहाँ पर हमारे देश का। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि अभी अभी हमने पाठ पढ़ा है तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, समझी है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारी पाठ्य पुस्तिका से ही, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के व्यक्तित्व का सबसे पहला प्रभाव पड़ा व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का।
क्योंकि उनके पिताजी के कारण ही काफी सारे चेंजेस, काफी सारे परिवर्तन उनके जीवन में आए। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज जो आया उनकी हिंदी की प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल जी थी उनके कारण आया। तो इस तरह से अभी अभी जो आपने पाठ में पढ़ा है उसका आसानी से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, अपने इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? देखिए, क्योंकि लेखिका के पिताजी जो थे वो चाहते थे कि इंसान को अपना जीवन ऐसे ही नहीं बर्बाद कर देना चाहिए, उन्हें अपने आप को विशिष्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और रसोई का काम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि जिसको सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से रसोई में अपनी जिंदगी बर्बाद करके, अपना टाइम वेस्ट करके आपको अपना जो जीवन है, अपनी जो जीवन की एक तरह से उद्देश्य है उसको भट्टी में नहीं झोंकना है। इसीलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहा है। तो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, आप इसका और भी बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं लेखिका के जीवन में इस तरह की घटी जो बार बार उन्हें अलग अलग तरह के एक तरह से अलग अलग तरह से के झटके उन्हें जीवन में देती थी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था। तो उसके लिए आप इसको चैप्टर को घर पर रिवाइज कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, लेखिका को अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। किस तरह की वैचारिक टकराहट हो सकती है? देखिए, आप क्लास 10th के बच्चे हैं और क्लास 10th में आते आते आपको काफी चीजों की समझ हो जाती है। तो आपने चैप्टर भी पढ़ा है और मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। देखिए, चैप्टर बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ लिया। लास्ट सेशन में सार भी हमने पढ़ा था, आज पूरा चैप्टर ले लिया है। तो अब मुझे लगता है कि घर पर अगर आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है हल करने के लिए। तो इस तरह से आज का आपका होमवर्क है कि चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए और सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट अगर होता है चैप्टर में तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।